हेलो लिटिल चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SP3 क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जानेंगे कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसको हैं, कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ग्राफिकल मेथड सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके कोर्स में आखिर दिया क्यों गया है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम बात करते हैं कुछ सिचुएशंस की। आप उस सिचुएशंस को ध्यान से सुनिए और खुद उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आएगा तो हम लास्ट के लेक्चर के लास्ट में ज़रूर बता देंगे, लेकिन पहले एक बार खुद से सोचने का प्रयास जरूर करना कि आखिर ये कैसे मैजिक हुआ, क्या ये मैथ्स है या मैजिक। तो अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर वो सिचुएशन क्या है कि जो कि मैं बोल रहा हूँ कि एक मैजिकल सिचुएशन है। देखिए, एक बात की बात है कि एक मैजिशियन था जो कि स्टेज पर जाकर ये दावा कर रहा था कि मैं ऑडियंस में बैठे जितने भी लोग हैं उनकी माइंड रीडिंग कर सकता हूँ। एक्चुअल में वो माइंड रीडिंग आप भी कर सकते हैं। लेक्चर के एंड तक आते आते माइंड रीडिंग करना आपको सिखा दूंगा। तो देखो, मैजिशियन ने क्या कहा ऑडियंस से कि आप कोई एक अमाउंट सोच लीजिए। तो पहला सिचुएशन हमारा इसी पर है कि हमने क्या बोला कि आप कोई एक अमाउंट सोच लीजिए। ठीक है, कोई एक अमाउंट सोचिए आप, और फिर वो ऑडियंस से बोलता है कि जितना आपने अमाउंट सोचा है उतना ही आप अपने फ्रेंड से ले लीजिए, आप बोरो कर लीजिए अपने फ्रेंड से, फ्रेंड है दे ही सकता है। आपने उसको ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आपको बोला कि 25 रुपये मैंने आपको और दिए। तो अब जो तीनों का मिलाकर जो अमाउंट आया है उसका हाफ आप कोई शॉपिंग कर लीजिए या कोई चीज़ आपको खरीदनी है उसको परचेज कर लीजिए। अब आपके पास जितना अमाउंट बचा है उसमें से जो आपने अपने फ्रेंड से बोरो किया था उसको लौटा दीजिए। आपका दोस्त है, बुरे वक्त में काम आया तो आप उसको लौटा दीजिए। और उसके बाद सरप्राइजिंगली वो मैजिशियन बोलता है कि अब आप लोग के पास 12.5 रुपीज़ ही बचे होंगे। पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है बच्चों कि ये 0.5 तक भी बता दिया। आप भी सोचिए कि आखिर वो कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाया होगा कि उसको एग्जैक्ट ये अमाउंट पता चल गया कि आपके पास 12.5 ही रुपीज़ बचे हैं। तो ये तो पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन और भी मिस्टिकल है और भी मज़ेदार है। क्या दे रखा है कि एक तालाब है। क्या है? एक तालाब, एक पॉन्ड है। इसके चारों तरफ मंदिर है। मंदिर में लोग मन्नत मांगने जाते हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग भी मन्नत मांगने जाएंगे कि हमारे रिजल्ट अच्छे कर दे। लेकिन मन्नत मांग तब पूरी होगी जब आप इसके अनुसार काम करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, एक बोर्ड लगा हुआ है कि इस मंदिर में जो भी आकर मन्नत मांगता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। लेकिन मन्नत मांगने की उपाय कुछ अलग है, तरीके कुछ अलग है। आपको क्या करना होगा कि फूल लेकर आना होगा और इन मंदिर पर चढ़ाना होगा। आप बोलेंगे तो बड़ा आसान है कि लेकर आएंगे फूल और इस मंदिर पर चढ़ा देंगे। लेकिन ठहरिए, मंदिर पर फूल ऐसे ही नहीं चढ़ाने हैं। आप जितने फूल लेकर आए हैं उसमें से बराबर बराबर ही हर एक मंदिर पर चढ़ाने हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने मंदिर 1 पे आपने एक फूल चढ़ाया तो 2 पर भी एक ही चढ़ाइएगा, 3 पर भी एक ही चढ़ाओगे और 4th पर भी आप एक ही चढ़ाओगे। और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि जब भी मंदिर पर फूल चढ़ाने हैं तो आपको इस तालाब में नहाकर चढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मंदिर 1 पे फूल चढ़ाना चाहते हैं तो पहले तालाब में डुबकी लगाएंगे और फिर चढ़ाएंगे। फिर जब आप 2 पर चढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही चढ़ाएंगे। और जैसे ही आप तालाब में डुबकी लगाते हैं तब फूल दुगना हो जाता है। जितने भी फूल आपके हाथ में हैं वो दुगने हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि आप कितने फूल लेकर आएंगे और कितने फूल इन मंदिर पर चढ़ाएंगे।
लास्ट में आपके पास एक भी फूल हाथ में नहीं बचने चाहिए। अगर लास्ट में आपके पास हाथ में फूल बच गए तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी। ना ही आप किसी को दे सकते हैं, ना ही फूल को तोड़ सकते हैं। जितने फूल हैं वो सारे के सारे लास्ट आते आते खत्म हो जाना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन आपको समझ में आया। तो दूसरे कंडीशन के बारे में भी आप सोचिए कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। क्लास के एंड तक आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। अगर नहीं भी मालूम होगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे आएगा। और तीसरा सिचुएशन ये दे रखा है बच्चों कि एक बच्चा है, वो गेम भी खेलता है और पढ़ाई भी करता है। और इस तरह से गेम खेलता है कि जितना देर वो गेम खेलता है, BGMI गेम आजकल बड़ा फेमस है, जितना देर वो गेम खेलता है उससे दुगना टाइम वो पढ़ता है। और एक दिन में इन दोनों एक्टिविटीज़ के करने के बाद भी उसके पास अदर एक्टिविटीज़ के लिए 12 घंटे और बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि वो कितना देर पढ़ता है और कितना देर BGMI खेलता है एक दिन में। तो ये 3 सिचुएशन आप सोचिए। एक्चुअल में बच्चों क्या है मैं बता देता हूँ कि ये तीनों सिचुएशन आप लीनियर इक्वेशन के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसको सोचिए कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हम बढ़ते हैं लेक्चर के आगे तरफ और देखते हैं कि आखिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको सीधे नाम से ही पता चल रहा है कि क्या दे रखा है, अ पेयर। पेयर का मतलब होता है 2। क्या मतलब होता है? 2। अ पेयर का मतलब होता है 2। तो यहां पर देखिए 2 इक्वेशन दे रखे हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा इक्वेशन कैसा? एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री का मतलब तो आपको समझने आता होगा कि डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 की वैल्यू फिक्स है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जिनकी वैल्यू सिचुएशन पर डिपेंड करती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। आप वेरिएबल को या तो एक्स वाई के फॉर्म में ले सकते हैं, MN के फॉर्म में ले सकते हैं, XZ के फॉर्म में ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। कोई भी ABCD का लेटर उठाकर आप उसको वेरिएबल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या बोला गया कि डिग्री 1 होना चाहिए। और 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि वहां पर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होने चाहिए। अभी मैंने बताया या तो XY के फॉर्म में आप ले लें, XZ के फॉर्म में ले लें, ZY के फॉर्म में लें, जो अभी आपकी मर्जी है। आप अपना लेटर ले लें नाम का, जैसे कि R, L, इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल कहे जाते हैं। अब बोल रखा है, अब एक साथ पढ़िए कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब कि 2 इक्वेशन होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए, 2 इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, यानी कि इन पे वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। देखिए यहां भी 1 है हाईएस्ट पावर। और 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक x है एक y है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन बताया गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। साथ साथ इसमें कंडीशन ये लगी होती है कि a एंड b बोथ आर नॉट 0। बोथ आर नॉट 0 कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। मैथमेटिकली बोला जाए बच्चों तो आपको कंडीशन दिया रहता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी कंडीशन को हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखा है। देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 के बराबर तभी हो सकता है जब a और b दोनों 0 हो जाए। अदरवाइज कोई भी कंडीशन नहीं अवेलेबल है कि दोनों को एक साथ 0 कर दे। इसीलिए बोला गया कि बोथ आर नॉट 0। क्योंकि देखिए जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो ना बच्चों, तो निगेटिव का करो या पॉजिटिव रियल नंबर का करो। निगेटिव रियल का भी करोगे तो आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव रियल नंबर का करोगे तभी भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और पॉजिटिव जोड़कर कभी 0 नहीं आ सकते।
उसमें से माइनस करोगे तभी जीरो आ सकता है। इसलिए बोला गया कि एक साथ जीरो नहीं हो सकते। एक साथ जीरो का मतलब कि अगर ये और ये जीरो अगर हो गया तभी ये क्या हो सकते हैं कि जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंडीशन है। अब मैं एक आपको आगे चलकर एक बात बताना चाहूँगा कि भाई कि आप मुझे बताइए कि मैं एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ और इस इक्वेशन को आप बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा 3x इक्वल टू 5 एंड 4y इक्वल टू 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए x का कॉफिशिएंट जो होता है उसको हम a1 बोलते हैं, जो y का कॉफिशिएंट होता है उसको b1 या फिर अगर दूसरे में है तो इसको b2 बोलते हैं। यहाँ पर a1 और b1 दोनों एक साथ जीरो नहीं है, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 3x प्लस 0y इक्वल टू 5। तो देखो एक और वेरिएबल तो आ ही गया, यहाँ पर वो वेरिएबल का कॉफिशिएंट जीरो था इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आप इसके फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, इसलिए ये भी टू वेरिएबल में हो गया, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। दूसरा, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 4y इक्वल टू 6, बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसे। यहाँ भी देखिए दोनों के कॉफिशिएंट एक साथ जीरो नहीं है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करते थे, क्लास 9th में भी हमने किया था, तो जैसे ही आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक मिलता है लाइन। क्या मिलता है? लाइन। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है लीनियर। क्या नाम पड़ जाता है? लीनियर। लाइन से लीनियर बना। ठीक है, तो जो भी तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ आएगा, हमेशा उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप आएगी वो एक लाइन ही होगा। अब वो लाइन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए कि जो आपके सिलेबस में है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके कुछ सॉल्व करने के मेथड दे रखे हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस में है। पहला जो मेथड दे रखा है उसको हम ग्राफिकल मेथड बोलेंगे, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। आज के इस लेक्चर में हम इस ग्राफिकल मेथड पे फोकस करेंगे बच्चों, और फिर आगे के लेक्चर्स में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका समझेंगे और उन पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ रखे हैं और बोर्ड में आ सकता है। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे ग्राफिकल मेथड पर। आगे चलकर हम देखते हैं बच्चों कि आखिर ये ग्राफिकल मेथड क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम और वाई कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आप उसको प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिला? लाइन मिला। अब जब लाइन होगा और यहाँ पर पेयर दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, यानी कि दो लाइन मिलेंगे आपको, हर एक इक्वेशन का एक एक लाइन, तो पेयर है तो दो लाइन मिलेगा। अब दो लाइन कैसे कैसे हो सकते हैं? दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया, ये इंटरसेक्टिंग हो सकता है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, या ये दो लाइन आपके कोइंसाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक लाइन ये आ गया और इसी के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये कोइंसाइड कर गया, कोइंसिडेंट लाइन बोल देंगे इसको। या तो लाइन पैरेलल हो सकता है, या तो लाइन पैरेलल हो सकता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए। तो तीन कंडीशन बन जाते हैं कि जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो आपको इन्हीं तीनों लाइन में से कोई ना कोई मिलेगा, या तो इंटरसेक्टिंग मिलेगा, या तो आपको पैरेलल लाइन मिलेगा, या तो आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हमें इसकी ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें निकालना है, किस तरह से हम उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और उसको हम सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए हम इसको फ्री हैंड आपको बनाकर दिखाएंगे। आप भी फ्री हैंड बना सकते हैं अपने कॉपी पर। आपको बस कंडीशन ये है कि ग्राफ साफ सुथरी होनी चाहिए। आप वहाँ पे पॉइंट्स अगर इक्वली स्पेस्ड लेंगे तो आपका ग्राफ
अच्छे से बनेगा, आपको प्लेन पेपर पर भी अच्छे से बनेगा। अदरवाइज आपके एग्जामिनेशन में, आई थिंक बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, आप उस ग्राफ पेपर पर जो स्क्वायर्स, जो यूनिट्स बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए कि हम इसका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 3x + 4y = 20, एक इक्वेशन दे रखा है, और दूसरा दे रखा है x - 2y = 0। इसको हमें क्या करना है कि ग्राफ के मदद से इसका सॉल्यूशन निकालना है। मुझे आगे ही पता है कि इसका इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, और देखते हैं कि क्या ग्राफ प्लॉट करके ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही आ रहा है। देखिए पहला है ये, तो याद करो कि क्लास 9th में जब हमने पढ़ा था तो एक्स वाई की वैल्यू हम लोग पहले निकालते थे हर एक इक्वेशन के लिए। पहले इस इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एक्स के जगह पर बच्चों 0 पुट कर देते हैं तो वाई क्या हो जाएगा, इसको 0 पुट कर दो तो ये तो पूरा 0 हो गया। वाई = क्या होगा, 20/4, क्या हो जाएगा 5, यही तो होगा ना, 20/4 5 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगर हम इसको क्या ले लें, अगर हम इसको 4 ले लें, x को 4 ले लें, अगर हम x को 4 ले लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 जब इधर जाएगा तो 20 - 12 क्या हो जाता है, 20 - 12 8 हो जाता है। अब आप उसको 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 आ गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू है। दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम 2 पॉइंट निकाल लेंगे। मिनिमम आपको 2 पॉइंट जरूर निकालने चाहिए बच्चों, क्योंकि एक लाइन क्या होता है, एक परफेक्ट लाइन, एक यूनिक लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर x और y, यहाँ भी सेम कंडीशन हम लोग लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दी तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x = 2y, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें 2 वैल्यू मिल गया। देखो यहाँ पर एक हैक क्या है, एक ट्रिक ऐसा है कि आप जब भी पॉइंट ले बच्चों तो आप इंटीजर ले जानबूझकर, क्योंकि इंटीजर को प्लॉट करना आसान होगा, आपको वो पॉइंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आसानी से जल्दी से वो प्लॉट हो जाएगा। और ज़्यादातर आप पॉजिटिव भी वैल्यू ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऐसे वैल्यू लें कि दोनों x और y दोनों इंटीजर में ही आए। अब यहाँ पर हमने ऐसे वैल्यू लिए कि यहाँ पर इंटीजर में आया है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फ्री हैंड से मैं प्लॉट करना सिखाता हूँ बच्चों आपको। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उससे भी उसको निकाल लीजिए और इस तरह से आप उस पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के तरीके से इस पर प्लॉट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस और ले लेता हूँ ताकि और साफ से ये बने, ठीक है। हमारे पास नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको नीचे रखा है, क्योंकि नेगेटिव में हमें जाना नहीं है। इसको मैंने छोटा रखा है, नेगेटिव नहीं जाना है हमें, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अब देखो कि पहला जो इक्वेशन है यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है, 0 और 5। मैं पहले यहाँ पर इक्वल इंटरवल में ये सब पॉइंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा x एक्सिस, फिर ये हो गया y एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे उसी तरह से आप पॉइंट ले लीजिए इक्वली स्पेस पर, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैक्सिमम देखिए y 5 तक ही गया, तो ज़्यादा वैल्यू लेने से क्या फ़ायदा। यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अगर x 0 है तो y कितना है, 5 है। x 0 है तो y 5 है, तो यही तो पॉइंट होगा ना, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, x 0 होता है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0,5। आप लोग भी मेरे साथ प्लॉट करते चलो, 0,5। फिर x की अगर वैल्यू 4 है तो y कितनी हो रही है, 2 हो रही है। x की वैल्यू अगर 4 है तो y 2 हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको प्लॉट ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर इसके सीध में ये पॉइंट आ जाएगा लगभग 4,2, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे। ये दोनों पॉइंट जुड़ गए तो ये लाइन आ गया,
ठीक है, ये लाइन किस इक्वेशन का है, 3x + 4y = 20। आप यहाँ पर लिख दीजिए 3x + 4y = 20, क्योंकि आपको याद रहे कि आप इस लाइन का ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि इसका, ये 0 और 0 है, तो सबसे पहला तो यही आ जाएगा 0,0 ओरिजिन, ठीक है। फिर है 2,1, 2,1 ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, मतलब वही ये आएगा 2,1 ये आए। अब आप इनको मिलाते हुए एक और लाइन खींच दीजिए जो कि दूसरा लाइन है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया, और ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है बच्चों वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहां पर कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, 4,2 पे इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए हम ग्राफिकली बोल सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन इज 4,2, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहां पर x की वैल्यू 4 रखिए और y की 2 रखिए। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, आ गया 20। LHS = RHS। यहां पर अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा, LHS = RHS, यानी कि यही हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये आपने ढंग से कर लिया है तो आगे हम 2 क्वेश्चन आपसे और करवाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कोइंसिडेंट लाइन का है। देखते हैं इसको प्लॉट करके कि वाकई कोइंसिडेंट लाइन आता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि हमारे पास पहला है 4x + 6y = 18। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से पॉइंट्स फॉर्म कर लेंगे x y का, ठीक है। 2 पॉइंट हमें निकालने होते हैं। यहां पर बच्चों अगर मैं x = 0 पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, x = अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो y कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है ना जी, y 3 आ जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर x की जगह पर, अगर यहां पर हमने क्या किया कि x को 0 पुट किया और y को 3 पुट किया, x को 0 पुट किया और y हमें 3 मिला, क्योंकि अगर जैसे ही हमने x को 0 पुट किया तो y कितना हो गया, यहां पे 6 जाके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो गया, 18 हो गया। अब हम निकालते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट के लिए भी हमें उसी तरह से क्या सोचना है, ऐसे पॉइंट सोचने हैं बच्चों कि क्या हो जाए कि ये एक इंटीजर आए, ताकि हम उसको ग्राफ इजीली प्लॉट कर सके, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं, y = 1 पुट करता हूं, y जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, 6 गया इधर, 18 - 6 कितना होता है, 12, 18 - 6 12, तो ये हो गया 12। 4 से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 12 / 4 = कितना हो गया, 3, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। उसी तरह से बच्चों हम यहां पर आते हैं इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए भी हम पॉइंट्स इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, x y। सबसे पहले यहां भी आप जब x = 0 पुट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा क्या, y 3 मिलेगा, आप बड़ा खुश हो गए। अब दूसरा पॉइंट भी निकालना है। अगर आप यहां y की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू जैसे यहां पर रखा था उसी तरह से y की वैल्यू जब आप यहां पर 1 रखते हैं बच्चों तो 3 इधर चला जाता है, 9 - 3 6 हो जाता है, और 2 से जब 6 को डिवाइड करते हैं बच्चों तो 3 आ जाता है। सेम पॉइंट आ गया है बच्चों। अब जैसे ही सेम पॉइंट आ जाए आपको समझ जाना चाहिए कि ये ग्राफ कोइंसिडेंट का ही बनेगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन जो होता है बच्चों वो एक लाइन को एक दूसरे को मल्टीपल पॉइंट्स पर, इन्फानाइट पॉइंट्स पर टच करते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन आते हैं। अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसी तरह से, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, प्यारा सा x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस।
यहाँ अगेन हम पॉइंट ले लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, और y भी 3 तक गया है तो यहाँ भी 1 इक्वल स्पेस ले लीजिए, 2 और 3। ठीक है बच्चों, अब जो पहला पॉइंट है उसको प्लॉट कीजिए। पहले पॉइंट को प्लॉट करने जा रहे हैं 0 और 3। तो x0 कब होता है? x0 y एक्सिस पर x0 होता है, या तो ओरिजिन पर या तो y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पर x0 होता है और वहां पर y क्या है? 3 है, यानी यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, 3। ठीक है। नेक्स्ट, जब x इक्वल टू 3 है तो y 1 है, x इक्वल टू 3 है तो y 1 है, तो लगभग ये पॉइंट आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा? x यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं x3, y। ठीक है। अब क्या करना है? आपको पता है कि ये पॉइंट्स को आपको मिला देना है। अब इन पॉइंट्स को आपको मिला देना है, तो ये मिल गए पॉइंट्स, तो ये एक लाइन आ गया। ठीक है। अगर आप स्केल से खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे भी सही है। नेक्स्ट, 0 और 3 दूसरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का आप नाम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का आप नाम दे दीजिए, क्या है? यही इक्वेशन का एड्रेस है, 4x + 6y = 18। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब दूसरे पर आ जाते हैं, इसको भी प्लॉट करते हैं। तो सेम ही पॉइंट तो है यार, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके लिए भी सेम ही पॉइंट है, इसके लिए भी सेम ही पॉइंट है, तो इसके लिए भी लाइन क्या आ जाएगा? यही लाइन आ जाएगा। इसको मिला दिया हमने, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन, और ये क्या हो गया? 2x + 3y = 9। होप आप ये पेन का कलर विजिबल हो। ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम पेन का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक के ऊपर दूसरा लाइन आ गया। इसी तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन है आप प्लॉट करके देख लें तो ये कोइंसिडेंट लाइन आ गया। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक दूसरे को काट रहा है या टच कर रहा है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं बच्चों। आगे हम चलकर पढ़ेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। तो ये जो कंडीशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है। यहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा। आप देखो तो कितने सारे पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप है, एक के ऊपर एक ओवरलैप है, तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर टच कर रहा है, इसलिए इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप जो भी ये पॉइंट्स निकाला है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 0,3 भी इसका सॉल्यूशन है, 3,1 भी इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन की तरफ और देखते हैं कि वहां पर लाइन कैसा बनेगा। तो देखिए, एक और हमने कंडीशन लिया है बच्चों, जहां पर क्या बन रहा है? पैरेलल लाइन बन रहा है, पैरेलल लाइन बन रहा है। इसके लिए भी वैसे ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी कॉपी और पेन पर इसके पॉइंट्स निकालना शुरू कर दीजिए। और कैसे निकालना है पॉइंट्स? ट्रिक वही है वही चीज़ है कि आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर्स लेने, इंटीजर में लेने हैं, ताकि उसको प्लॉट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप दिक्कत सह लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन ग्राफ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगेन अगर मैं बोलूँ कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2x + 4y = 12। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू 0 तो y 3 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 तो 12 / 2 6। y की x की वैल्यू 0 पुट किया था तो y 12 / 4 3 हो गया था। तो एक पॉइंट पहला लाइन का ये आ गया हमारे पास पॉइंट। दूसरा, इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, x + 2y = 4। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसके लिए भी पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों। इसी तरह से आपको कॉपी पर पॉइंट निकालना है, x और y। ठीक है, अगर बच्चों x को 0 पुट करते हैं यहाँ पर यार, तो यहाँ पर निकलता क्या है? 2 जाके इधर डिवाइड करेगा, 4 / 2 2। ठीक है, और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा? ये पूरा 0, तो x 4 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, 4 आ गया। अब इसको क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है, ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, x एक्सिस यहाँ पे लिख दो, x एक्सिस, और ये y एक्सिस।
अब हम यहाँ पर इक्वली स्पेस करके पॉइंट रख लेंगे। x कहाँ तक गया है? 6 तक गया है, मैक्सिमम 6 तक है ये दोनों में, तो मैं इसको 6 तक काट लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 लगभग इक्वल स्पेस लिया हमने। और y कहाँ तक गया है? मैक्सिमम 4 तक, तो यहाँ भी 1 2 3 और 4। अब पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट कर दीजिए। पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो x जब 0 है तो y 3 है। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। x जब 0 है तो y 3 है। x जब 0 है तो y 3 है। ये रहा, ये पॉइंट है। x 0 तो y 3, यही पॉइंट हुआ है। फिर x जब 6 है तो y 0। x जब 6 है तो y 0। y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर। तो ये हो गया, x जब 6 है तो y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को फ्री हैंड से हम क्या करेंगे? मिला देंगे। लो, मिल गया। तो ये हो गया किसका इक्वेशन? हो गया इसका। आप इस लाइन पर ये इक्वेशन लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? 2x + 4y = 12। अब आता है हमारा दूसरा। इसको भी प्लॉट करेंगे। x जब 0 है तो y कितना है? 2 है। x जब 0 है तो y 2 है। x जब 0 है तो y 2 है, यानी कि ये रहा x 0 तो y 2। फिर जब ये कैसे आ गया? x जब 0 है तो y 2 है ना जी, और y जब 0 था तो x 4 था। ये यहाँ पर y जब 0 था तो x 4 था। तो जब y 0 है तो x 4 है, ये वाला है। y जब 0 है तो x 4 है, तो 4, 0। ठीक है, अब इनको भी आप मिलाते हुए मिला दीजिए इन पॉइंट्स को। आप देख रहे हैं बच्चों कि ये कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये पैरेलल लाइन आ गया। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन हमारा पैरेलल लाइन का है। और पैरेलल लाइन का क्या एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या मल्टीपल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो मल्टीपल पर क्या करेगा? तो एक दूसरे को टच कर ही नहीं रहा है। ये जाके इन्फिनाइट पे जाके मिलेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आगे हम इसी को पढ़ने वाले हैं, नो सॉल्यूशन। तो हमने 3 क्वेश्चन के मदद से ये सीख लिया कि ग्राफिकल मेथड हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, और पानी वानी अगर आपको पीना है तो पी लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बच्चों कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। अभी हमने ग्राफ जब प्लॉट किया तो यहाँ पर हमने 3 सॉल्यूशन देखा। एक में था यूनिक सॉल्यूशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला था। दूसरे में हमने देखा कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कि कोइंसाइड लाइन वाला था। और तीसरा जो हमने देखा कि कोई सॉल्यूशन नहीं आया, वो पैरेलल लाइन वाला था। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल टू अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि ग्राफ से आप लोग ये कैसे बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्या था कि हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप लोग को ये कंसेप्ट आना चाहिए कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो था कोइंसिडेंट लाइन, और इसके लिए हमें क्या मिला था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा था। जितने पॉइंट्स पे टच करता है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। और नेक्स्ट था पैरेलल लाइन। तो इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? पैरेलल लाइन की इसमें आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। अब ये तो हुआ कि भाई आपको ग्राफ बनाकर आपने इस चीज को देखा। क्या बिना ग्राफ के भी कोई ऐसा चीज है क्या? ऐसा चीज सर बता दीजिए कि बिना ग्राफ के भी हम ये तो कम से कम बता पाए कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि वो नो सॉल्यूशन में जाएगा या उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना
पड़ेगा बच्चों, रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो किसका? कॉफिशिएंट्स का, एक्स और वाई के कॉफिशिएंट्स का। तो देखो, आपको याद होगा कि अभी हमने ये बात जिक्र किया था कि जो कंडीशन होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमने देखा है। अब इसी को यूज करके हम लोग बच्चों ये पढ़ेंगे कि वैसे कौन सा कंडीशन होगा, वैसा कौन सा रेशियो होगा जिसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। वो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कोइंसिडेंट लाइन आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वो कौन सा सिचुएशन होगा, वो कौन सा रेशियो होगा जिसमें पैरेलल लाइन हमें मिलेगा और नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखते हैं आगे, हम लोग आगे के स्लाइड्स में हम यही बात करेंगे। देखिए, मैंने ब्लैंक एक स्लाइड ले लिया है, अब यहाँ पर इसी को हम लोग देखेंगे। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस, ये याद होना चाहिए, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो फाइंड करेंगे। किस चीज़ का रेशियो फाइंड करेंगे? इनके कोफिशिएंट्स का। हम लोग फाइंड करेंगे पहले कि a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है। फिर फाइंड करेंगे हम कि b1 अपॉन b2 क्या हो रहा है, और फिर फाइंड करेंगे हम कि c1 अपॉन c2 क्या हो रहा है। अगर बच्चों कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हमने फाइंड करके देखा और इनके रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि ये कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का। कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा आपको मिल जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक और चीज यहां पे जान लो, इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक और चीज जान लो यहां पर कि ये जो सिचुएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन। जब भी सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, हम लोग बोलते हैं उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो गया। दूसरा कंडीशन बच्चों ये आएगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों बराबर हो गए। तो यहां पर आपको मिल जाता है बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लाइन कैसा मिलेगा आपको? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और ये भी क्या बन जाएगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा कंडीशन मिल जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन को बच्चों हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपको पैरेलल लाइन मिल जाता है, पैरेलल लाइन। और यहाँ पर पैरेलल लाइन मिल जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। लाइन कैसा मिलता है? पैरेलल, पैरेलल, जो कि एक दूसरे को टच नहीं करेगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो पहला क्या हो गया? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, इसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और लाइन कैसा मिलेगा? कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, और इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। उसके बाद a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको बोलेंगे हम कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लाइन कैसा मिलेगा? पैरेलल लाइन मिलेगा, और इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है।
अब देखिए कि ये हमने तो आपको कंडीशन बता दिया, ये कंडीशन आपको याद रख लेने हैं और इस पे बहुत सारे एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। यहाँ पर चूंकि हमने ये कंडीशन बताया और अभी हमने लाइन के जो इक्वेशन देखा था उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि एक का इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा था जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था। उसको हम लोग देखेंगे कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वापस से चलते हैं हम उसी स्लाइड्स पे, ठीक है। तो बैक स्लाइड पर हम लोग चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए A1 इक्वल टू क्या है बच्चों, 3 है। A2 इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है, तो A2 1 है। फिर यहाँ पर B1 कितना है बच्चों, 4 है और B2 कितना है, 2 नहीं -2। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो यार, -2, तो ये -2 और C1 यहाँ पे 20 है और यहाँ पर C2 क्या है, C2 यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब A1 अपॉन A2 कर रहे हैं हम लोग तो 3/1 आ रहा है। उसी तरह से जब B1 अपॉन B2 कर रहे हैं बच्चों तो क्या आ रहा है, 4/-2 आ रहा है। इसका रेशियो क्या है, 3/1 और इसको हम लोग काटेंगे तो ये 1 टाइम्स में ये -2, ठीक है। क्या दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ 3/1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, -2/1 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, -2/1 आ रहा है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। और ये की कंडीशन तो क्या है, हमने अभी बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन का है। और यहाँ भी हमने जब ड्रॉ किया था, आप रिवाइंड करके देखिए कि हमने ड्रॉ किया था तो इंटरसेक्टिंग लाइन आया था और सॉल्यूशन हमें क्या मिला था, यूनिक सॉल्यूशन मिला था। यहाँ पे सॉल्यूशन आपने शायद निकाला था जो 4,2 था। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसमें आप निकाल कर देखो। A1 कितना है, 4 है। A2 कितना है बच्चों, 2 है। B1 कितना है बच्चों, 6 है और B2 कितना है, 3 है। C1 कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो -18 एंड C2 कितना है, इधर लेकर आओ, -9। जब A1/A2 करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 4/2, यहाँ से आपको मिल जाता है 2। फिर जब B1/B2 करते हो बच्चों तो यहाँ भी 6/3 आपको मिल जाता है 2। यहाँ पर जब C1/C2 करते हो बच्चों तो -18 -9 और आपको क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। देखिए सब में 2 है, यानी कि यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और यही कंडीशन तो क्या था, कोइंसिडेंट का और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। और यहाँ पे हमने ग्राफ अभी प्लॉट किया था, वही चीज आया था। तो ये कंडीशन आपका क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये हो जाता है कंसिस्टेंट। एक और चीज ध्यान में रखने की बात है कि इन दोनों इक्वेशन को क्या हम लोग बोल देते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशन बोलते हैं। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, इक्विवेलेंट इक्वेशन। इक्विवेलेंट इक्वेशन उसको बोलते हैं बच्चों कि यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या है कि इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही इक्वेशन मिल जाएगा हमें। तो आप तो इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो यही तो करते हैं ना कि जो आप ऑपरेशन इधर करते हैं वही ऑपरेशन इधर करते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन है, इसलिए इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट इक्वेशन। या आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, यहाँ से LHS और RHS में आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन। इक्विवेलेंट इक्वेशन जब भी होगा तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और लाइन कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा। उसका कंडीशन क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन वाला कि A1 यहाँ पर क्या है, 2 है। A2 क्या है बच्चों, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। B1 क्या है बच्चों, 4 है और B2 क्या है बच्चों, 2 है। C1 क्या है बच्चों, 12 है और C2 क्या है, -4 है और -12 है। -4 एंड -12। आप A1/A2 निकालिए, देखिए क्या होता है, 2/1, 2 आ गया। B1/B2 निकालिए भाई साहब, 4/2, ये भी 2 आ गया। लेकिन जब C1/C2 निकाल रहे हैं बच्चों तो -12/-4 कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये कंडीशन क्या आ रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन किसका था, ये कंडीशन पैरेलल लाइन का था, नो सॉल्यूशन। तो ये इसको हम लोग बोल देंगे क्या, नो सॉल्यूशन। और आपने ग्राफ भी प्लॉट करके देखा था कि पैरेलल लाइन आया था, कहीं भी टच नहीं कर रहा था एक दूसरे को, इसलिए क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया।
तो ये आपका आज आपका कंसेप्चुअल लेक्चर था, पहला लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहला लेक्चर, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट डे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके नेक्स्ट डे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ आरडी के भी क्वेश्चन करेंगे और जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।